हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में छोटी आंत्र और आमाशय के बारे में देखा था या जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा बड़ी आंत्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। छोटी आंत्र तक भोजन किस प्रकार से पहुंचता है, किस प्रकार से उसमें पाचन होता है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करेंगे छोटी आंत्र में भोजन पचता है, अवशोषण होता है, उसके बाद जो अपचित भोजन होता है वो कहाँ जाता है, उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे आज हम बड़ी आंत्र के बारे में। बड़ी आंत्र, देखो भले नाम इसका बड़ी आंत है या आंत्र की लिखा जा सकता है, कुछ जगह पे आपको आंत मिलेगा, कुछ जगह पे आंत्र मिलेगा, लेकिन इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है। बड़ी आंत का मतलब होता है इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई छोटी आंत्र से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी लंबाई इसकी जो है छोटी आंत्र से भी कम होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है ये ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। देखिए क्या क्या होता है इसके अंदर, वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिएगा, ऐसे जैसे ये छोटी आंत्र हो गई, इस तरह से छोटी आंत्र का थोड़ा सा भाग बना रहा हूं मैं समझने के लिए। ये छोटी आंत्र इतना सा बना रहा हूं मैं, इस तरह से ये छोटी आंत्र है। छोटी आंत्र, ठीक है। अब यहां से देखो प्रारंभ होती है बड़ी आंत्र, प्रारंभ होती है इस जगह से। देखो इस तरह से इसका जो शुरुआत का भाग है इस तरह से चलता है, ये थोड़ा सा यूं बाहर निकला होता है इसमें, और इसको अपन बनाते हैं। देखिए, तो ये कुछ इस प्रकार से अपनी बड़ी आंत्र होती है। ठीक है, समझिएगा इसको, एक एक चीज को हम समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से अगर आप नोट्स बनाना चाहोगे तो भी वो मैं लिखा दूंगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम समझते हैं। ये तो क्या हो गई आपकी छोटी आंत्र। छोटी आंत्र का जो अंतिम भाग होता है, कल हमने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं क्षुदांत्र। क्या बोलते हैं, क्षुदांत्र कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत्र का जो अंतिम भाग होता है इसे कहते हैं क्षुदांत्र। देखो क्षुदांत्र आगे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत्र से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत्र से। देखो बड़ी आंत्र से जो छोटी आंत्र का जो भाग जुड़ा होता है, तो ये जो बड़ी आंत्र का भाग है जो इससे जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलते हैं अंधनाल। क्या बोलते हैं, यहां से जो ये भाग है इसे हम बोलते हैं अंधनाल। अंधनाल, या इसको वो बोलते हैं एधांत्र भी कहते हैं। अंधनाल या एधांत्र कहते हैं। ठीक है, यहां से देखो जब भोजन यहां आता है, उसके बाद ये जाता है इसमें इस तरह से, यहां से होता हुआ ये जो पूरा भाग है, यहां से जो प्रारंभ होगा ये भाग, यहां से देखना इस जगह से, यहां मैं एक लाइन बना देता हूं ताकि ध्यान में रहे। यहां से ये जो भाग प्रारंभ होगा, ये पूरा ये वाला, यहां से ये जो पूरा जा रहा है, ये पूरा का पूरा भाग, इसको हम बोलेंगे बृहदांत्र। यानी यहां से जो कौन सा भाग प्रारंभ हो जाएगा, बृहदांत्र प्रारंभ हो जाएगा। यहां से बृहदांत्र, यहां से ये प्रारंभ हो जाएगा, वृहदांत्र अपना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वृहदांत्र को भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ये जो वृहदांत्र होगा इसे हम बोलेंगे आरोही वृहदांत्र। कौन सा बोलेंगे, आरोही वृहदांत्र। थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं यहां पर, आरोही वृहदांत्र। ये होता है लगभग 15 सेमी का। इसकी जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है, 15 सेमी।
इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ वृहदांत्र। अनुप्रस्थ वृहदांत्र ये होता है लगभग आपके 50 सेमी का। कितना होता है? 50 सेमी। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 50 सेमी। इसके बाद ये जो भाग दिख रहा है इसको हम बोलेंगे अवरोही वृहदांत्र। अवरोही वृहदांत्र, इसकी जो लंबाई होती है ये होती है लगभग 25 सेमी। कितनी होती है? 25 सेमी। उसके बाद ये जो भाग आपको दिख रहा है, देखो ये कोमा का समान है नहीं, ये जो भाग यहां से ये वाला ये भाग, ये जो भाग इसको हम बोलेंगे सिग्माकार या कोमाकार। सिग्माकार वृहदांत्र, और इसकी लंबाई होती है लगभग 40 सेमी। ठीक है। और इसके बाद आता है मलाशय। ये जो भाग दिख रहा है ये कौन सा होता है? मलाशय। इसकी होती है लगभग लंबाई होती है 20 सेमी। और इसके बाद ये जो आपको दिख रही है गुदानाल, एनस, ये होती है लगभग 3 सेमी की। कितनी होती है? लगभग 3 सेमी की। तो इस प्रकार से लगभग ये 1.3 मीटर, लगभग 1.3 मीटर लंबाई होती है किसकी? बड़ी आंत्र की। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो शुरुआत में बड़ी आंत्र को एक बार मैं और विस्तार से बता देता हूं आपको क्या क्या होता है इसके अंदर। देखो यहां से ये भोजन आया, अपचित भोजन आता है, और जहां पर अपने कल पढ़ा था यहां पर एक तो पीत, लवण और विटामिन का अवशोषण होता है क्षुधांत्र के अंदर। अब यदि भोजन जो है अगर वो नहीं पचा, ठीक है, तो उस भोजन को भेजा जाएगा किसके अंदर? बड़ी आंत्र में। कहां भेजा जाएगा? बड़ी आंत्र। देखो बड़ी आंत्र में विशेष प्रकार के एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बड़ी आंत्र में विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो अपचित भोजन को क्या करते हैं? और सरल अणु में क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं, जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ है। बड़ी आंत्र में क्या होगा? देखो एक तो जो खनिज लवण है उसका अवशोषण होगा, जल का अवशोषण होगा। खनिज लवण और जल का अवशोषण उसके अंदर किया जाएगा। ये जो भाग है, जो देखो बड़ी आंत्र का जो भाग किससे जुड़ा हुआ है? ग्रहणी से जुड़ा हुआ, उसे क्या बोलते हैं? अंधनाल बोलते हैं। अब देखो यहां जो आप देख रहे हो ये वाला जो भाग, इधर देखिएगा, ये जो भाग आप देख रहे हो जो थोड़ा सा क्या है बाहर निकला हुआ है, इसे हम बोलते हैं कृमि रूपी परिशेषिका। कृमि रूपी परिशेषिका, या केवल परिशेषिका भी बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। परिशेषिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। आपने देखा होगा कभी कभी औरतें कहती नहीं कहती कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो ये अपेंडिक्स क्या होता है? कभी कभी थोड़ा लंबा बढ़ जाता है तो चुभने लगता है पेट में, तो दर्द होता है। तो इसका ऑपरेशन तभी हो सकता है जब पेट में दर्द हो रहा हो, तभी इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, बाकी इसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि तभी जब दर्द हो रहा होगा तभी तो पता चलेगा कि ये कितना लंबा हो गया, इसको कितना काटना है। ठीक है। तो ये अपेंडिक्स होता है, तो ये कभी कभी क्या होता है? लंबा हो जाता है, तो हमें पेट में क्या होने लगता है? चुभने लगता है, तो दर्द होने लगता है। तो इसका जब ऑपरेशन किया जाता है क्या कहते हैं? अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। ठीक है। ये अंधनाल है। देखो इसके बाद भोजन किसमें आता है? अंधनाल के अंदर आता है। अंधनाल में क्या होता है? जल और खनिज लवणों का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है। जिससे भोजन क्या हो जाता है? थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद उसको भेजा जाता है, आगे की तरफ भेजते हैं। इस तरह से ये भोजन यहाँ से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, और यहाँ तक आके आते हैं ये पूरी तरह से क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। और उसको लास्ट में लाकर किसमें छोड़ देते हैं? मलाशय में छोड़ दिया जाता है। ये मलाशय। ठीक है। मलाशय में भोजन क्या हो जाता है? एकदम गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल कहते हैं। ठीक है। मल में देखो दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है, एक तो अंत्यसेवर्णी पेशी, एक होती है बहिसेवर्णी पेशी। अंत्यसेवर्णी पेशी और बहिसेवर्णी पेशी ये जो गुदानाल है यहाँ पर पाई जाती है। ये क्या करती है? मल को त्यागने को क्या करती है? नियंत्रित करती है। मल त्यागने की क्रिया को क्या करती है? नियंत्रित करती है। कभी कभी ये पेशियां क्या करती है? काम करना बंद कर देती है। तो आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता इस तरह से, है या नहीं है? तो ये पेशियां काम करना बंद कर देती है। आगे की स्थिति आप जान नहीं सकते हो क्या होता है जो जब ये पेशियां काम करना बंद कर देगी। ठीक है। तो हम इसको एक एक को लेके समझते हैं। क्लियर? तो लिखो सबसे पहले बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र के बारे में लिखिए। देखो छोटी आंत्र का क्षुधांत्र। छोटी आंत्र का क्षुधांत्र। आगे एक अपने से अधिक व्यास वाली नलिका में खुलता है।
यानी जिसका व्यास देखो इससे ज्यादा है, अपने से अधिक व्यास वाली नलिका में खुलता है, अधिक व्यास वाली नलिका में खुलता है, जिसे बड़ी आंत्र कहते हैं, बड़ी आंत्र कहते हैं। बड़ी आंत्र में, बड़ी आंत्र में विशेष प्रकार के बड़ी आंत्र में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो छोटी आंत्र से आने वाले अपचित भोजन को, छोटी आंत्र से आने वाले अपचित भोजन को सरल अणु में विघटित करने का कार्य करते हैं, या यूं कह सकते हो सरल अणु में तोड़ने का कार्य करते हैं, सरल अणु में विघटित करने का कार्य करते हैं। निचले में लिखो, बड़ी आंत्र का मुख्य कार्य खनिज व, या ऐसे लिखो खनिज लवण व जल का अवशोषण करना होता है, अवशोषण करना होता है तथा यह शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में उत्सर्जित करती है, मल के रूप में उत्सर्जित करती है। क्लियर? अब देखो इसके दो भाग होते हैं, तो लिखो बड़ी आंत्र के दो भाग होते हैं, या तीन भाग ऐसे लिख लो, बड़ी आंत्र के तीन भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला कौन सा जाएगा? अंधनाल, या इसको हम क्या बोलते हैं? ऐदांत्र भी बोलते हैं, अंधनाल या ऐदांत्र। तो पहला लगा लो अंधनाल या ऐदांत्र। लिखो इसमें, यह बड़ी आंत्र का प्रारंभिक भाग होता है, यह है बड़ी आंत्र का प्रारंभिक भाग होता है, जो क्षुदांत्र से आने वाले, क्योंकि देखो ये है ना, क्षुदांत्र से आ रहा है, नहीं आ रहा, ये क्षुदांत्र, जो क्षुदांत्र से आने वाले अपचित भोजन, क्षुदांत्र से आने वाले अपचित भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है, अपचित भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब देखो यहां से अंधनाल का जो भाग से जुड़ा हुआ क्षुदांत्र से, ये भाग देखो थोड़ा क्या होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो लिखो निचले में, अंधनाल का वह भाग, अंधनाल का वह भाग जो क्षुदांत्र से जुड़ा होता है, अंधनाल का वह भाग जो क्षुदांत्र से जुड़ा होता है, वह बाहर की तरफ निकला रहता है। देखो ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला हो नहीं, जैसे अगर इसको आप यूं देख सकते हो, इसकी अगर आप देखो इस तरह से, अगर अपन जो लाइन बना के देखते हैं ऐसे, देखो ये देखो थोड़ा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ निकला होता है। बाहर की तरफ मतलब यानी कि पेट से बाहर आ जाए, पेट से बाहर नहीं आता है, बाहर की तरफ निकला होता है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका यानी अपेंडिक्स, कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया अंधनाल। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? बृहदांत्र के बारे में। देखो बृहदांत्र शुरू हो रहा है कहां से? ये चला बृहदांत्र, ये यहां से यहां तक, यानी ये चल रहा है, देखो ये इस तरह से गया, और ये यानी ये इसकी आकृति कैसी है? उल्टे यू के समान है, नहीं है? देखो यहां से चला, ये गया 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 और ये आ गया इधर, उल्टे यू के समान। ठीक है, तो लिखो बृहदांत्र में, देखो यह अंधनाल से जुड़ा हुआ उल्टे यू आकार का भाग होता है, उल्टे यू आकार का भाग होता है,
उल्टी हुए आकार का भाग होता है जिसके प्रमुख रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन से देखो, आरोही वृहदांत्र कितने सेमी का, 15 सेमी का। अनुप्रस्थ वृहदांत्र कितना सेमी का, 50 सेमी का। अवरोह वृहदांत्र कितने सेमी का, 25 सेमी का। और सिग्माकार वृहदांत्र कितना का है, 40 सेमी का। ठीक है, तो ये ध्यान लिख लो इतना से कि इसके 4 भाग होते हैं। और अगर कार्य लिखना चाहो तो ये क्या करेगा, जल और खनिज लवण का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। कार्य की अगर हम बात करेंगे तो क्या करेगा, जल और खनिज लवण का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इसके बाद इनको लिखने की जरूरत है, आप याद रखिएगा थोड़ा सा, बस ये चित्र अगर याद रख लिया तो पूरा वैसे ही अपने आप याद रह जाएगा। जो तीसरा जो भाग आता है वो आता है, कौन सा आता है, मलाशय। कौन सा आता है, मलाशय। नाम से पता चल रहा है मल प्लस आशय, यानी जो ये अपन कह सकते हैं कि ये आहार नाल का अंतिम भाग है, मलाशय। आहार नाल का क्या है, अंतिम भाग है। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग लगा लो, मलाशय। लिखो, वृहदांत्र, वृहदांत्र आगे चलकर, वृहदांत्र आगे चलकर एक 20 सेमी लंबे, 20 सेमी लंबे थैलीनुमा भाग में खुलता है। 20 सेमी लंबे थैलीनुमा भाग में खुलता है जिसे मलाशय कहते हैं, जिसे मलाशय कहते हैं। यह मतलब कौन, मलाशय। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है, आहार नाल का अंतिम भाग होता है जिसमें अपचित भोजन एकत्रित होता है, जिसमें अपचित भोजन एकत्रित होता है। एकत्रित का मतलब इकट्ठा होता है, जिसमें अपचित भोजन एकत्रित होता है। और उस अपचित भोजन को हम क्या बोलेंगे, मल कहेंगे। अपचित भोजन एकत्रित होता है जिसे मल कहते हैं, जिसे मल कहते हैं। निचले में लिखो, इसके 3 सेमी लंबे भाग को गुदानाल कहा जाता है। ये देखो 3 सेमी लंबा भाग है जिसे क्या कहते हैं, गुदानाल। इसके 3 सेमी लंबे भाग को गुदानाल कहा जाता है, गुदानाल कहा जाता है, गुदानाल कहा जाता है। जो मलद्वार की सहायता से, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मलद्वार। जो मलद्वार की सहायता से, मलद्वार की सहायता से बाहर खुलता है, मलद्वार की सहायता से बाहर खुलता है। यहां 2 पेशियां होती है, 2 पेशियां होती है जिन्हें बहिसेवर्णी व अंत्यसेवर्णी पेशियां कहते हैं, जिन्हें बहिसेवर्णी व अंत्यसेवर्णी पेशियां कहते हैं, अंत्यसेवर्णी पेशियां कहते हैं। जो मल त्यागने की क्रिया को नियंत्रित करती है, मल त्यागने की क्रिया को नियंत्रित करती है तथा मल त्यागने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। ये ध्यान रखना, आपकी हालांकि बुक में नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी याद रखिएगा आप, मल त्यागने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं, मल त्यागने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा मल जो है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की गंध आती है ना। अब आप कुछ सोचोगे कि सर बहुत गंदी गंदी बातें करते, देखो बेटा साइंस है और साइंस में यही चीजें चलती है, साइंस में यही चीजें चलती है। ठीक है भाई, अपने शरीर की बात है तो वो चीज करनी तो पड़ेगी, है या नहीं। जो मल के अंदर जो एक गंध आती है वो कौन सी गैस के कारण आती है, याद रखिएगा, इंडोल गैस के कारण। मल में जो गंध आती है ना, वो कौन सी गैस के कारण आती है, इंडोल के कारण आती है। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक पाचन तंत्र जो टॉपिक है, कंप्लीट हुआ। आज हमने बात की बड़ी आंत्र के बारे में।
ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे अगली क्लास में पाचक ग्रंथियों के बारे में। पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी अपनी मुख्य रूप से हमने पढ़ा था, एक तो लार ग्रंथि है, एक यकृत है, एक अग्नाशय है। वो पाचक ग्रंथियां हम एक क्लास में पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे, और उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे भोजन का जो पाचन है वो कैसे होता है। ये तो हमने अभी अंग देखे हैं कि किस किस तरह के अंग है, अब इन अंगों में पाचन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं। आप घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें, और यदि अगर आप ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।